हेलो स्टूडेंट्स, तो हम रिवाइज करेंगे सेबी रेगुलेशंस टुडे। आप मेरे साथ इसे लिख सकते हैं। एक एक वर्ड मैं लिखूंगा, थोड़ा सा मैक्रो लेवल पे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन सबको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। सो बेटा, सेबी रेगुलेशंस जिसे हम कहते हैं सेबी LODR regulations. (2015). So LODR stands for listing obligations and disclosure requirement regulations. (2015). सो दैट मीन्स आप लिस्टिंग करवा रहे हैं, आपके ऑब्लिगेशन है, ये डिस्क्लोजर आपको देने पड़ेंगे। हम एग्जाम वेटेज देखते हैं इसकी, तो देखिए एग्जाम वेटेज है 11 नंबर से लेके 14 मार्क्स तक, सिर्फ रेगुलेशंस नहीं, ऑल सिक्योरिटी लॉज। दैट मीन्स सकरा एक्ट आ गया, सेबी एक्ट आ गया एंड साथ में सेबी की रेगुलेशंस आ गई। तो सबसे पहले इसके हम पढ़ने जा रहे हैं फीचर्स। क्या है मेन फीचर्स? वैसे मोटा मोटा कहूं तो 10 ये फीचर हम बना सकते हैं यहां पे, टोटल जो है हमारे स्टडी मैट में जो दी गई हैं। तो सबसे पहले हम फीचर ले रहे हैं, सेबी रेगुलेशन कहती हैं आपका कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड, कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो किस तरह से होंगे, डायरेक्टर्स कितने प्रकार के होंगे। तो नेचुरल है, इन्होंने कहा दो बातें हैं, या तो होंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या होंगे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। देन इनकी मिनिमम एज 21 होगी, और अगर एज 75 हो जाती है किसी की और उस आदमी को आप ये अपॉइंट करना चाहते हैं डायरेक्टर, और आप अपॉइंट करना चाहते हैं, और वो भी कौन सा डायरेक्टर, एज नॉन ईडी, नेचुरल है, एक लिस्टेड कंपनी में, तभी तो देखिए सेबी रेगुलेशंस लगेंगी। तो कहता आपको पास करना पड़ेगा स्पेशल रेजोल्यूशन, एंड उसके नोटिस के साथ जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगेगी उसमें आपको जस्टिफिकेशन कह लीजिए या रीजंस शॉर्ट में लिख दूं, आपको बताने पड़ेंगे। देयर आफ्टर आपके बोर्ड में होने चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितने होंगे? तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स से रिलेटेड दो बातें हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको रखने हैं कम से कम 1/3 टोटल का। सो टोटल में से 1/3, जबकि आगे कहता है लेकिन कब, इफ जो चेयरपर्सन है सीपी, चेयरपर्सन बोर्ड का, वो क्या है, अगर वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो 1/3 रखने हैं। दैट मीन्स 1/2 50% रखने हैं टोटल का। अगर कंपनी, इफ, यहां दो सिचुएशन है, कंपनी नॉट हैविंग, अगर कंपनी के पास नहीं है रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन, अगर वो रेगुलर नहीं है, और अगर रेगुलर है, और अगर रेगुलर भी है नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन, लेकिन समस्या क्या है, वो या तो प्रमोटर है या फिर
रिलेटेड है, या तो प्रमोटर है या रिलेटेड है। रिलेटेड है किसके साथ? या तो वो प्रमोटर का ही रिश्तेदार है, या एक ऐसे व्यक्ति का जो मैनेजमेंट पोजीशन में है, और पर्सन इन मैनेजमेंट पोजीशन। और ये पोजीशन कौन सी होगी? या तो होगा बीओडी या वन लेवल बिलो इट, उससे नीचे वाली। इन दैट सिचुएशन 50% होंगे। लेकिन यहां पे एक चीज और है जो हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये चीजें टेक्निकल हैं, आ सकती हैं। इफ प्रमोटर, अगर प्रमोटर इंडिविजुअल नहीं है, दैट मीन्स प्रमोटर कोई कंपनी वगैरह है, एंटिटी वगैरह है, तो रिलेटिव का कहता मतलब क्या होगा? क्योंकि कंपनी वगैरह होगी तो रिलेटिव मीन्स, तो इसमें भी दो बातें हैं। अगर वो एंटिटी, वो कंपनी लिस्टेड है, लिस्टेड एंटिटी और नेचुरल है, दूसरी तरफ आ गया अगर वो है अनलिस्टेड एंटिटी। तो इन दैट सिचुएशन रिश्तेदार कौन होंगे? रिलेटिव इज, तो कहता आपके रिश्तेदार होंगे डायरेक्टर, लेकिन अदर देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, या फिर एम्प्लॉय, शॉर्ट में लिख रहा हूं, या फिर नॉमिनी। सेम आंसर अनलिस्टेड में। फर्क इतना है, यहां आईडी नहीं, क्योंकि अनलिस्टेड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको चाहिए ही नहीं होते। देन एक चीज और बताएगी, इफ सेक्शन 8 कंपनी आईडी नॉट रिक्वायर्ड, वहां पे भी इंडिपेंडेंट नहीं चाहिए। इसके बाद थोड़ी सी कुछ और चीजें आसान सी हम कहें तो आपको डिस्क्लोजर्स देनी है। डायरेक्टर्स के बीच में कोई रिलेशनशिप हो तो ये डिस्क्लोजर है रिलेशनशिप का बिटवीन डायरेक्टर्स, ये बताना है। अगर वैकेंसी हो जाती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तो आपने उसे फिल करना है 3 महीने के अंदर अंदर, उसे आपको फिल करना होगा। देयर आफ्टर, इस पहली फीचर के बाद सेकेंड पॉइंट अगर हम लें तो यह है बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड। तो बोर्ड मीटिंग साल में आपने करनी है कम से कम 4, तो कम से कम आप कीजिए 4 एक साल में, और उनके बीच में गैप आप मैक्सिमम रख सकते हैं 120 डेज का, 120 दिन का। सेम यही आप पढ़ते हैं कंपनीज एक्ट में अंडर सेक्शन 173। देयर आफ्टर थर्ड पॉइंट, यह है रिस्ट्रिक्शन, आपके ऊपर रोक लगी है ऑन मेंबरशिप। रिस्ट्रिक्शन ऑन मेंबरशिप, किस चीज की मेंबरशिप? कमिटीज, और कमिटीज का यहां मतलब है 2 कमेटियां, ऑडिट कमेटी एंड नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी, सिर्फ 2 कमेटी, कोई और नहीं। तो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। अब रिस्ट्रिक्शन है किसके ऊपर? किसकी मेंबरशिप पे? ऑन डायरेक्टर। तो अगर आप एज ए डायरेक्टर इस कमेटी में अगर आप मेंबर हैं तो आप बन सकते हैं ज्यादा से ज्यादा 10 कमेटियों में, 10 कंपनियों में। और अगर आप हैं चेयरपर्सन किस चीज के? नेचुरल है कमेटी के, तो आपके ऊपर रोक है ज्यादा से ज्यादा आप 5 कमेटियों में इस तरह से चेयरपर्सन हो सकते हैं। ये जब काउंटिंग हमने करनी है तो हमें उसको में इंक्लूड करना है पब्लिक कंपनी को, पब्लिक कंपनी सिर्फ। दैट मीन्स हमें एक्सक्लूड कर देना है अगर आप हैं प्राइवेट कंपनी में, अगर आप हैं सेक्शन 8 कंपनी में, या फिर आप हैं
दिस इज सेक्शन 8। सेक्शन 8 कंपनी एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट या फॉरेन कंपनी जिसे आप सेक्शन 2 सब सेक्शन 42 में पढ़ते हैं, तो उसमें अगर आप हैं भी तो हम काउंटिंग में कंसिडर नहीं करेंगे। इसके बाद फोर्थ पॉइंट कहता है फीचर्स में आपने क्या करना है, डिस्क्लोजर करना है, इवेंट्स हो, इंफॉर्मेशन हो। तो कौन से इवेंट्स या किस तरह की इंफॉर्मेशन? तो सबसे पहले इसके अंदर बात करें आरपीटी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। डिस्क्लोजर किस चीज का? जो भी रिस्क इन्वॉल्व है या रिस्क से रिलेटेड आप जो भी मैनेजमेंट कर रहे हैं। आईपीओ अगर आया है आपके तो उसके प्रोसीड्स सही आ गए या नहीं, उनका सही यूटिलाइजेशन हुआ या नहीं। देन रेमुनरेशन किसका? डायरेक्टर्स का। ये डिस्क्लोज कीजिए आप, किस में नेचुरल है, ये सब कुछ आपने एनुअल रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना है। देन मैनेजमेंट के डिसीजंस या यूं कह लीजिए बोर्ड की क्या रिपोर्ट वगैरह, तो इन सब चीज़ों पे आप इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर करेंगे। देन इसी में बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी किस लिहाज से? जो भी इन्वायरमेंट वगैरह कह लीजिए एटसेट्रा, क्या आप अपना फर्ज समाज की तरफ कर रहे हैं, सोशल गवर्नेंस। देन अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट अगर हुई है डायरेक्टर की, तो ये सब आपने डिस्क्लोजर देने हैं। इसके बाद पांचवें फीचर, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की तरफ से वेरिफिकेशन। वेरीफाई करेंगे आप किस चीज का? कि उन्होंने रिव्यू किया है, चेक किया है किस चीज को? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब कुछ उन्होंने देखी है एंड टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज इट्स ट्रू, ये बिल्कुल करेक्ट है। देन कुछ ट्रांसपेरेंसी, ये भी एक तरह से डिस्क्लोजर हो गए एंड डिस्क्लोजर आप कह सकते हैं इसको। ये किस चीज से रिलेटेड? क्वार्टरली 3-3 महीने की आपकी अनऑडिटेड रिपोर्ट्स जो भी आप बना रहे हैं, विथ सेगमेंट रिपोर्टिंग, कोई भी प्रोडक्ट वाइज ये वो जो भी सामान आप बना रहे हैं, तो ये सारी आप डिस्क्लोज करेंगे। और इसी के साथ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो जो हुए हैं। देयर आफ्टर सातवें फीचर, सेबी की गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है किस चीज के ऊपर? ऑन इवैल्यूएशन। किसकी इवैल्यूएशन? कि क्या डायरेक्टर्स अपना काम ढंग से कर रहे हैं या नहीं, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर। परफॉर्मेंस चाहे वो डायरेक्टर्स की हो या कमेटी जो बनी हुई है, जिसके ऊपर हम डिटेल में या काफी कुछ पढ़ेंगे, उसके ऊपर आपने इवैल्यूएशन। देयर आफ्टर कॉरपोरेट गवर्नेंस, क्योंकि एक सही गवर्नेंस होनी चाहिए, तो उससे रिलेटेड आपने क्या कुछ किया है। दैट मीन्स क्या आपने सारे लॉज का कंप्लायंस किया है।
और इसके बाद इसी में जो चीज आती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यह है विद रिगार्ड टू मटेरियल सब्सिडरी। तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस है विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल सब्सिडरी। ये आपकी सब्सिडरी इंडिया की भी हो सकती है और आउटसाइड भी हो सकती है, कहीं भी ये इनकॉर्पोरेटेड हो सकती है। नाउ क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज मटेरियल सब्सिडरी? कहता है मटेरियल का मतलब है जिसकी इनकम कहें या फिर नेटवर्थ, दोनों में से कोई भी चीज मोर देन 20% है। किसका 20%? ऑफ टोटल कहो या कंसोलिडेटेड कहो, चाहे इनकम हो या नेटवर्थ हो, ऑब्वियसली ऑफ लिस्टेड एंटिटी। आपकी सब्सिडरी से इनकम या नेटवर्थ अगर उससे हो रही हो मोर देन 20% आपके टोटल का, लिस्टेड एंटिटी और उसकी सब्सिडरीज मिला के एंड इट्स सब्सिडरीज इन पिछले साल प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, देयर आफ्टर इससे रिलेटेड डिस्पोजल, जिसका मतलब हो गया बेच देना। किस चीज का? दो चीजें हैं, इसी मटेरियल सब्सिडरी के शेयर्स कहें या एसेट्स, शेयर्स और एसेट्स। तो अगर आप बेच रहे हैं उससे रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन ये है कि क्योंकि सब्सिडरी बनती है मोर देन 50% होल्डिंग से, तो रिस्ट्रिक्शन ये है जो रिडक्शन हो बेचने के बाद वो नॉट लेस देन 50%, इससे कम ना हो पाए। इससे कम करना है तो एक्सेप्शन है, आपको एसआर पास करना होगा जनरल मीटिंग में, या आपको एनसीएलटी से क्या लेनी पड़ेगी? अप्रूवल लेनी पड़ेगी। जिसे कहेंगे हम आईबीसी में एक रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो रहा है, क्योंकि अगर कंपनी शेयर बेच रही है तो डेट मीन्स उसके हालात खराब हैं। और अगर एसेट्स पे आते हैं हम, अगर डिस्पोजल कर रहे हैं आप, तो उसका सेल भी हो सकता है, उसका लीज वगैरह हो सकता है। तो अगर आप ये कर रहे हैं मोर देन 20% बेच रहे हैं मटेरियल सब्सिडरी के ऑफ एमएस इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो अगर मोर देन 50% बेच रहे हो तो यही सेम पॉइंट ऊपर लगेंगे कि सेम रिस्ट्रिक्शन है, और इससे ज्यादा अगर आपने बेचने हैं तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन और एनसीएलटी से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और साथ में आपको अपनी वेबसाइट पे भी ये सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसके बाद तो नेक्स्ट पॉइंट, यानी पॉइंट्स बनाए थे, पॉइंट नंबर कह लीजिए 9th, रेगुलेशन 6 है कंप्लायंस ऑफिसर से रिलेटेड, जिसने सारे कंप्लायंस करने हैं। और कंप्लायंस ऑफिसर हमेशा होता है CS, दैट इज कंपनी सेक्रेटरी। तो उसने जो भी कंप्लायंसेस करने हैं तो इन स्पिरिट सारे कंप्लायंसेस करने हैं, उसे कोऑर्डिनेशन करना है विद रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज सेबी के साथ, पूरा कोऑर्डिनेट करते हुए सारे कंप्लायंसेस करने हैं। और कंप्लायंसेस का मतलब है ग्रीवियंसेस सारे इन्वेस्टर के मीट करने हैं,
मीटिंग्स करवानी है, मेंबर्स की हूँ या बोर्ड की हूँ, तो ये सारा CS का काम है। देयर आफ्टर कुछ आपके क्वार्टरली कंप्लायंसेस हैं। क्वार्टरली कंप्लायंसेस, टू स्टॉक एक्सचेंज के पे जो आपने करने हैं। तो ये क्वार्टरली कंप्लायंसेस 4 तरह के आपने करने हैं। एक ग्रीवेंसेस से रिलेटेड, नंबर 2 कॉरपोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड, नंबर 3 होल्डिंग ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज and shareholding pattern, and number 4 financial results। ये 4 चीज़ों के आपने क्वार्टरली कंप्लायंसेस करने हैं और ये करना है आपने 21 डेज के अंदर अंदर, ऑफ एंड ऑफ अंडरस्टूड है क्वार्टर, कि कितने ग्रीवेंसेस थे, कैसे हमने मीट किए, डिस्पोज किए, ये वो। और ये करने हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड 15 डेज ऑफ एंड ऑफ क्वार्टर। और ये शेयर होल्डिंग पैटर्न या स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, इसमें काफी कुछ है। तो ये आपने करना है 1 डे प्रायर टू लिस्टिंग से 1 दिन पहले, एंड within 21 days of end of quarter, and एक काम और करना है इसमें, within 10 days, अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न हम बता रहे थे, अगर उसमें चेंज है, इफ चेंज डेल्टा लिख रहा हूं, more than 2% ऑफ पेड अप कैपिटल। तो अगर 2% से ज्यादा पेड अप कैपिटल में चेंज आता है तो 10 दिन, और क्वार्टर एंड के 21 दिन, और 1 डे प्रायर टू लिस्टिंग। फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो हैं वो आपने करने हैं 45 डेज, अंडरस्टूड है, ऑफ एंड ऑफ क्वार्टर। देयर आफ्टर एनुअल कंप्लायंसेस के बाद, सॉरी क्वार्टरली कंप्लायंसेस के बाद, वी आर गोइंग टू एनुअल कंप्लायंसेस। अगेन ये एनुअल कंप्लायंसेस किसको करने हैं? टू स्टॉक एक्सचेंज को करने हैं। तो ये एनुअल कंप्लायंसेस फिर से 3 कैटेगरी में हम लेंगे। एक फाइनेंशियल रिजल्ट्स विद ऑडिट रिपोर्ट, नंबर 2 आपकी एनुअल रिपोर्ट, एंड नंबर 3 एनुअल रिपोर्ट मेंबर्स को जो भेजनी होती है उसका सर्कुलेशन से रिलेटेड, सर्कुलेशन टू मेंबर्स। तो ये करना है आपने एनुअल रिपोर्ट की फाइलिंग 60 डेज, अंडरस्टूड है। यहां क्या आ जाएगा? ऑफ एंड ऑफ ईयर, राइट। और ये है आपका 21 डेज बिफोर एनुअल जनरल मीटिंग। और यहां पे एनुअल रिपोर्ट को हम देखें, यह आपने भेजनी है टू स्टॉक एक्सचेंज एंड पुट करना है आपने ऑन वेबसाइट एंड टू बी सेंट
टू मेंबर्स, ये मेंबर्स को भेजनी है किसके साथ में, अलॉन्ग विथ नोटिस ऑफ एजीएम, एजीएम के नोटिस के साथ आप इसे भेजेंगे। अगर इसमें कोई चेंज करते हैं आप, चेंज इन एनुअल रिपोर्ट, तो आपने रिवाइज्ड कॉपी 48 आवर्स ऑफ एजीएम, ये भी आपने मेंबर्स को भेजनी है। देयर आफ्टर गोइंग टू फाइनेंशियल रिपोर्ट्स विद ऑडिट रिपोर्ट, इसमें दो फॉर्म इस्तेमाल होते हैं, फॉर्म ए एंड फॉर्म नंबर बी। फॉर्म नंबर ए इस्तेमाल होता है अगर अनमोडिफाइड ओपिनियन है ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर, और यहां पे फॉर्म बी अगर मॉडिफाइड, आपने कुछ अपनी ओपिनियन चेंज करी है, तो उसके लिए अलग अलग दो फॉर्म है। और इसके बाद हम आते हैं इसमें अपने सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, एंड दैट इज विद रिगार्ड टू नंबर ऑफ कमिटीज। सो आई वुड लाइक कि उसके लिए एक थोड़ा अच्छा सा आपका चार्ट बने, तो विद रिगार्ड टू द कमिटीज, तो कमिटीज से रिलेटेड LODR ने 4 कमिटीज की बात करी है। वैसे हमेशा इसको अच्छा होता है कि आप कंपनीज एक्ट के साथ में इसे पढ़ें। द नंबर 1 इज ऑडिट कमिटी, एंड द नंबर 2 इज NRC, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी, NRC। थर्ड इज स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, SRC, एंड द फोर्थ इज, ये फोर्थ आपको कंपनीज एक्ट में नहीं दिखती, बाकी तीनों कंपनीज एक्ट में भी दिखती हैं, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी। तो ऑडिट कमेटी की अगर बात करें, तो ऑडिट कमेटी में ऑब्वियसली कमेटी में क्या होंगे, मेंबर्स होंगे, और ये मेंबर्स कौन होते हैं बेटा, ये आप जानते हैं, डायरेक्टर्स। तो कम से कम इसमें होने चाहिए मिनिमम 3 डायरेक्टर, ऑडिट कमेटी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स। उसमें से आउट ऑफ इट 2/3 क्या होंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। साथ में जो चेयरपर्सन होगा वो भी क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में से होना चाहिए। और ये सारे के सारे व्यक्ति क्या होने चाहिए, फाइनेंशियल लिटरेट होने चाहिए, मींस फाइनेंस की पूरी इन्हें क्या हो, नॉलेज हो। और कम से कम एक मेंबर, एक डायरेक्टर कह लो, मेंबर कह लो, वो पूरी तरह से एक्सपर्ट होना चाहिए, अकाउंट्स में कह लीजिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कह लीजिए। देन इनकी आपने नंबर ऑफ जो मीटिंग्स करनी है ऑडिट कमेटी की, वो कम से कम, हम पहले भी पढ़ाए थे बोर्ड मीटिंग के ऊपर भी, साल में 4 होंगी, और गैप जो होगा वो मैक्स आपको रखना है 120 डेज का। देन आता है इसके अंदर कॉरम, कम से कम मेंबर्स कितने आए, तो कम से कम 2 तो चाहिए ही चाहिए, 2 और 1/3 ऑफ टोटल मेंबर्स नेचुरल है, विच एवर इज हायर। और उसमें से एटलीस्ट कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको चाहिए ही चाहिए। देयर आफ्टर अगर NRC में जाएं, इसी को बेस लेते हुए, तो NRC में भी कम से कम मिनिमम आपको 3 डायरेक्टर चाहिए, टिक कर रहा हूं। देन यहां पे सारे के सारे ऑल टू बी, सारे के सारे होंगे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और यहां पे आधे टू बी होने चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और जो चेयरपर्सन है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और साथ में एक चीज यहां पे और देखने वाली होती है, चेयरपर्सन चाहे वो ED है या नॉन ED है, वो यहां पे मेंबर बन सकता है बट कैन नॉट चेयर इट। तो मतलब चेयरपर्सन ऑफ एंटिटी के ऊपर एक रिस्ट्रेंट आ जाता है, रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, कैन बी मेंबर, कांट बी, लेकिन आप नहीं हो सकते,
कमेटी के चेयरपर्सन। नंबर ऑफ मीटिंग्स की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे एक करनी है, मिनिमम एक, नेचुरल है ईयर में। और कॉरम की बात करें तो कॉरम यहाँ पे भी सेम है, 2 मेंबर या 1/3, लेकिन यहाँ पे एक चीज चेंज है, विथ एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, 2 की बजाय 1 होगा यहाँ पे। एसआरसी के ऊपर हम जाएं तो सेम है जी, मिनिमम 3 डायरेक्टर होंगे और हमें यहां पे चाहिए कम से कम 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और चेयरपर्सन जो होगा वो होगा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नंबर ऑफ मीटिंग का जो आंसर है वो ये सेम है, कॉपी पेस्ट, साल में 1। और जो कॉरम है वो भी ये सेम। और इन दोनों से रिलेटेड एक चीज और कहें वो ये है, इन दोनों का चेयरपर्सन एनआरसी एसआरसी में टू बी प्रेजेंट, वो प्रेजेंट होना चाहिए एजीएम के अंदर टू आंसर मेंबर की क्वेरीज। एंड लास्ट में रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। तो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में बताया गया मेजॉरिटी, बाकी हर जगह डायरेक्टर्स थे, यहां बताया गया मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स टू बी डायरेक्टर। तो दैट मीन्स नॉन डायरेक्टर भी यहां पे आ सकते हैं, लेकिन एक चीज पक्का है, चेयरपर्सन जो बनेगा वो डायरेक्टर ही बनेगा। एंड तो इसलिए कुछ और लोग बन सकते हैं, तो उनसे रिलेटेड है, दैट इज यहां पे लिख देता हूं, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, कंपनी के बड़े ऑफिसर कैन बी मेंबर, वो मेंबर बनाए जा सकते हैं। और इस कमेटी की एप्लीकेबिलिटी जो है वो हर कंपनी में नहीं चाहिए, टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज के लिए ही चाहिए। दैट्स इट, थैंक यू।